विक्रम को संग्राम की बात अजीब लगी। ये तो पहले ही पता था कि जमाल इस गिरोह का सरगना है। उद्धरण नहीं, उद्धरण, संग्राम ने कहा, वो सिर्फ एक आतंकवादी गिरोह का सरगना नहीं है। वो इंटरपोल का मोस्ट वांटेड, सबसे खतरनाक टेररिस्ट है। उसका नाम है मुस्तफ़ा करीम जमाल। उद्धरण, विक्रम की आंखें खुली की खुली रह गईं। संग्राम के पास अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने एक बार मुस्तफ़ा नाम के एक आतंकवादी के बारे में पढ़ा था। मुस्तफ़ा ने अमेरिका समेत कई देशों में आतंक मचाया था। दुनिया भर की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में थी, लेकिन करीब 1 साल पहले अचानक मुस्तफ़ा गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि उसकी मौत हो गई, लेकिन किसी को भी पक्की जानकारी नहीं थी। संग्राम ने आगे बताया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुस्तफ़ा काबुल में छुपा होगा। अब उसने जमाल नाम से नया गिरोह बनाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उसके निशाने पर सिर्फ हमारा देश नहीं होगा। वो जरूर नए मंसूबे बना रहा है और इसके लिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। तुमने जब तस्वीर भेजी तो मुझे उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड न होने के कारण मैं समझ नहीं पाया। पूरी रात इसी उलझन में रहने के बाद मैंने आज सुबह एजेंसी के एक कंप्यूटर एक्सपर्ट को बुलाया। तुम्हारी दी हुई तस्वीर मैंने उसे दिखाई। उसने कहा कि वो इस तस्वीर से सबसे ज़्यादा मैच करते हुए चेहरों की लिस्ट बना सकता है, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम मुस्तफ़ा का था। जब दोनों चेहरों को मैंने साथ साथ देखा तो समझ आया कि जमाल और कोई नहीं, खुद मुस्तफ़ा है। उसने चेहरे पर थोड़े बदलाव किए हैं, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उतनी ही खूंखार हैं। तुमने जिन 2 तस्वीरों पर निशान लगाया था उसमें से छोटे कद वाला आदमी मुस्तफ़ा जमाल है। उद्धरण, ये सब सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। अगर वो मुस्तफ़ा दुनिया भर की पुलिस को धोखा दे सकता है तो आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगा। अभी तक हमें लग रहा था कि उस तक पहुंचना ही इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा है, लेकिन आपकी बात सुनकर इतना तो पता चल गया कि असली मुश्किल उस तक पहुंचने के बाद शुरू होने वाली है। उद्धरण, तुम सही कह रहे हो विक्रम, संग्राम ने कहा, मुस्तफ़ा बहुत पहुंची हुई चीज़ है। उसकी हाइट पर मत जाना। वो ज़मीन के ऊपर 5 फुट का है, लेकिन बाकी के 25 फुट ज़मीन के अंदर हैं। उद्धरण, कोई बात नहीं सर, विक्रम ने संकल्प लेते हुए जवाब दिया, उसकी जड़ें चाहे पाताल लोक तक हों, हम उन्हें उखाड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उद्धरण, अपना और बाकी दोनों का ध्यान रखना विक्रम। संग्राम की आवाज़ में उन सब के लिए फिक्र थी। एयरपोर्ट पर विक्रम ने अपने साथियों को कुछ नहीं बताया। उन्होंने भी विक्रम से कोई सवाल नहीं किया। संग्राम की भेजी हुई गाड़ी में वो लोग बॉर्डर की तरफ चल पड़े। तजाकिस्तान का ये शहर बेहद खूबसूरत था। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, रास्ते के दोनों तरफ फूलों से लदे पेड़, मॉडर्न कपड़े पहने हुए लोग, सब कुछ किसी पश्चिमी देश जैसा था। शहर को घेरे हुए चारों तरफ सपाट पथरीले पहाड़ थे, जिन पर कोई हरियाली नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनके पीछे बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सामने वो पथरीले पहाड़ भी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रास्ते में वो लोग एक जगह खाने के लिए रुके। ड्राइवर से बात करके विक्रम को मालूम हुआ कि अपने पड़ोसी अफगानिस्तान के मुकाबले ये देश शांतिपूर्ण और खुशहाल था। विक्रम ने पूछा, क्या आप हमें कोई सलाह दे सकते हो कि हम किस तरह से बर्ताव करें जिससे बॉर्डर पर कोई रोके नहीं। उद्धरण, ड्राइवर ने बताया, आगे बॉर्डर पर आप लोगों से तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आप लोगों का आपस में रिश्ता क्या है, बॉर्डर क्यों क्रॉस करना चाहते हैं, उनके देश में घुसने का मकसद क्या है, एक खातून को साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि उसे देश में औरतों को ज़्यादातर 4 दीवारी में बंद रखा जाता है। उद्धरण, शांतनु ने कहा, इन सवालों के जवाब तो हमने तैयार कर रखे हैं, इनकी आप फिक्र मत कीजिए। हम अपनी कहानी इस तरह सुनाएंगे कि उन्हें विश्वास हो जाएगा। उद्धरण, नहीं, ड्राइवर ने फौरन उसे टोका, अगर आपने ज़्यादा आत्मविश्वास दिखाया तो उन्हें आप पर शक होगा। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहानी तैयार करके आए हैं, इसलिए उनके सवालों का जवाब अटक अटक के घबराते हुए देना। हमारे देश के लोग सिर्फ मजबूरी में बॉर्डर पार करते हैं। आपको देखकर लगना चाहिए कि आप उस तरफ जाते हुए खुश नहीं हैं। उद्धरण, विक्रम को उसकी बात में दम लगा। इस तरह की छोटी छोटी एहतियात सिर्फ वही समझ सकता है जो उस जगह पर रहता हो। ड्राइवर ने आगे कहा, जब बॉर्डर पर गाड़ी रुकेगी तो मैं आप लोगों के लिए गुस्सा दिखाऊंगा। उन्हें इस बात का यकीन दिलाना भी जरूरी है कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं जो ज़्यादा पैसों के लालच में आपको लेकर तो जा रहा है, लेकिन जल्दी से जल्दी लौटना चाहता है। उद्धरण, कोई बात नहीं, विक्रम ने कहा, आपके जैसा ठीक लगे वैसे कीजिए। उद्धरण, कुछ घंटे बाद उनकी गाड़ी बॉर्डर पार करने की लाइन में लगी थी। जब उनका नंबर आया तो विक्रम ने देखा 2 आदमी उसी के जैसे कपड़े पहने हाथ में बंदूक लिए उनकी तरफ आ रहे थे। ऐसा ही एक आदमी पीछे टेबल पर बैठा था। उसके पीछे एक टेंट लगा था जिसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। बंदूक वाले आदमी ने ड्राइवर की खिड़की पर झुककर अंदर नजर घुमाते हुए पूछा, किधर जाता है तुम लोग। ड्राइवर ने बेपरवाही से साथ बैठे शांतनु की तरफ इशारा किया, ये लोग अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। आदमी ने पैनी नजरों से पहले शांतनु को देखा, फिर पीछे बैठे विक्रम और बुर्के में छुपी अदिति की तरफ निहारा। 3 लोग, रिश्तेदार का निकाह है क्या? आदमी ने पूछा। शांतनु ने हकलाते हुए जवाब दिया, निकाह नहीं, हमारी खाला बहुत बीमार है। उद्धरण,
एक खाला बीमार है या सारा खानदान जो तुम सब लोग जाता है? किसकी खाला है? आदमी ने ऊंची आवाज में सवाल किया। शांतनु घबराई हुई नजरों से उसे देखता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। पीछे से विक्रम ने धीरे से कहा, हम सबकी खाला है। अम्मी ने कहा रशीद को साथ लेकर जाऊं और फातिमा को खाला की खिदमत के लिए भेजा है। उद्धरण। कुछ देर तक उनको देखने के बाद आदमी ने सबके पासपोर्ट मांगे। ड्राइवर ने बड़बड़ाते हुए अपना पासपोर्ट ढूंढ कर निकाला, इसीलिए नहीं आना चाहता था मैं, इतना वक्त ज़ाया हो जाता है। ईशा की नमाज से पहले मुझे वापस भी पहुंचना है। बेकार ही पैसों के लालच में पड़ गया। उद्धरण। पासपोर्ट खोलकर आदमी ने सबके चेहरे उनके पासपोर्ट से मिलाए। जब उसकी आंखें कुछ देर तक अदिति पर टिकी रहीं तो विक्रम ने अदिति का बुर्का अच्छे से फैलाकर उसके हाथ भी ढक दिए। आदमी पासपोर्ट लेकर टेबल तक गया और वहां बैठे अपने साथी से कुछ बात की। उसके साथी ने गाड़ी की तरफ देखा। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। बैठे हुए आदमी ने उनकी तरफ इशारा करके कुछ पूछा जिसका जवाब बंदूक वाले आदमी ने दिया। जब आदमी ने पासपोर्ट पर ठप्पा लगाकर उन्हें वापस कर दिया तब जाकर विक्रम को थोड़ी राहत मिली। जैसे ही गाड़ी बॉर्डर का इलाका छोड़कर अफगानिस्तान के अंदर पहुंच गई तो उन तीनों ने चैन की सांस ली। आखिर पहला पड़ाव उन्होंने बिना किसी मुश्किल के पार कर लिया था। ड्राइवर ने उनसे कहा, यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर छोटा सा गांव है। मैं आप लोगों को वहीं तक ले जा सकता हूँ। उससे आगे आपको खुद देखना होगा। मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल है। उद्धरण। शांतनु ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा, आपने बॉर्डर पार करने में हमारी बहुत मदद की है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस गांव तक छोड़ दीजिए, आगे से हमें दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। उद्धरण। गांव तक पहुंचने से पहले 2 जगह नाकेबंदी पर उनकी गाड़ी रोकी गई। उनका वीजा देखने के बाद 1-2 सवाल करके उन्हें जाने दिया गया। विक्रम ने गौर किया कि हर नाकेबंदी पर लंबे चौड़े पठान हाथ में बंदूक लेकर खड़े हुए थे। हालांकि उसे अंदाजा था, फिर भी उसने ड्राइवर से पूछा, क्या ये सरकार के आदमी है? कड़वी हंसी के साथ ड्राइवर ने जवाब दिया, यहाँ सब कुछ बड़े आतंकवादी संगठनों का है। आदमी, सड़कें, गांव, शहर और सरकार, इसलिए हर तरफ तबाही की तस्वीर है। उद्धरण। उसकी बात ठीक थी। सड़क के दोनों तरफ उजड़ी हुई जमीन के अलावा कुछ नहीं था। धूल भरे रास्ते पर बहुत कम गाड़ियां नजर आ रही थीं। ज्यादातर जीप थीं, जिसमें बंदूकधारियों के झुंड इधर से उधर घूमते दिखाई दे रहे थे। रास्ते में तहस नहस हुए कुछ घर और जली हुई गाड़ियां भी नजर आई, लेकिन युद्ध से ध्वस्त हुए देश का हाल क्या होता है यह उन्हें गांव पहुंचकर पता चला। घरों की छतें टूटी हुई थीं और दीवारें ढह गई थीं। दूर दूर तक किसी पेड़ पौधे का निशान तक नहीं था, सिर्फ धूल, मिट्टी, पत्थर और वीराना। इस तरह से तहस नहस होने के बाद गांव में किसी का भी रहना मुश्किल था, इसलिए यहाँ इतना सन्नाटा था। लेकिन तभी विक्रम को कुछ आवाजें आई। उसने देखा कि एक टूटे हुए घर से छोटा सा बच्चा निकलकर बाहर आया। बच्चा बहुत कमजोर था। विक्रम और उसके साथियों को देखकर वो एकदम से रुक गया और अपनी उंगली चबाते हुए टुकुर टुकुर उनकी तरफ देखता रहा। तभी अंदर से बुर्का पहने एक औरत भागती हुई आई और झट से बच्चे को उठाकर अंदर चली गई। विक्रम ने हैरत से ड्राइवर से पूछा, क्या इस उजड़े हुए गांव में अभी भी लोग रहते हैं? ड्राइवर ने भी बच्चे को देखा था। उसने लाचारी से कहा, और कहाँ जाएंगे? सारे गांव ऐसे ही हैं। किसी जिंदगी का एक दिन का भी भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी काम है उसे जल्दी से जल्दी खत्म करके आप लोग वापस चले जाओ। उद्धरण। ड्राइवर के लौटने के बाद उन्हें ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। इस बार उनके लिए भी जीप आई थी। गांव से थोड़ी दूर जाने के बाद ड्राइवर ने उनसे कहा, जैसे जैसे हम काबुल के पास पहुंचेंगे चेकिंग सख्त होती जाएगी। आपके पास वीजा है, फिर भी वो लोग 1000 तरह के सवाल पूछेंगे और शक करेंगे। कोई भी बखेड़ा खड़ा हो सकता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, अगर आप लोगों को मंजूर हो तो। उद्धरण। पिछले ड्राइवर की हिदायत याद करते हुए विक्रम ने फौरन हाँ कर दी। तब तक उसे पता नहीं था कि ड्राइवर उन्हें क्या उपाय बताने वाला है। कुछ देर बाद विक्रम और शांतनु भी बुर्के पहनकर पीछे की सीट पर अदिति के साथ बैठे थे। अदिति अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसने विक्रम के पेट में कोहनी मारकर पूछा, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? उद्धरण। जवाब देने से बचने के लिए विक्रम ड्राइवर से बात करने लगा, पासपोर्ट की तस्वीर और नाम तो दूसरे है, अगर किसी नाके पर उन्होंने पासपोर्ट मांगे फिर क्या होगा? अब आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप तीनों मेरी बेगम हैं और मैं इसी देश का रहने वाला हूं, इसलिए हमसे कोई पासपोर्ट नहीं पूछेगा। ड्राइवर ने जवाब दिया। अदिति से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगी। ड्राइवर झेप गया, माफ़ करना मैडम। भाई आप लोग भी मुझे माफ़ कर दो। कहते हैं ना, मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वैसे ही कुछ देर के लिए आप लोग मुझे अपना पति बना लो। उद्धरण। उसकी भाषा सुनकर शांतनु ने पूछा, आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो? ड्राइवर ने गर्व से कहा, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा असली नाम अरुण नाम है। उद्धरण। वो तीनों हैरान रह गए। अरुण का डील डॉल और कपड़े, यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी किसी अफगान जैसी थी। उसने बताया कि वो पिछले 3 साल से यहाँ रह रहा है।
उसका काम यहाँ की गतिविधियों पर नजर रखना था। यहाँ पर कुछ विदेशी अपराधी छुपे हुए थे, उसे उन अपराधियों के बारे में पता करके रिपोर्ट करना था। विक्रम ने उससे मुस्तफ़ा जमाल के बारे में कोई बात नहीं की। अगर अरुण को मुस्तफ़ा के बारे में कुछ पता होता तो उसकी खबर संग्राम तक जरूर पहुंच गई होती। शांतनु ने उससे पूछा, यहाँ पर इतना खतरा है, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर इन लोगों को तुम्हारी असलियत पता चल गई तो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे? अरुण ने मुस्कुरा कर कहा, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगे। मैं एक जासूस हूँ। जासूस का तो काम ही होता है दुश्मन के बिल में घुसना। अगर मरने से पहले मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाया जिसकी वजह से मेरे देशवासियों की जान बचती है तो मुझे मौत का कोई गम नहीं होगा, और फिर मैं अकेला थोड़ी हूँ जो खतरों का सामना कर रहा है। आप लोग भी तो हो इस वक्त, तो आपको मुझसे ज़्यादा खतरा है क्योंकि हम एक नाके पर पहुंच रहे हैं। आप सब बिल्कुल चुप रहना और अपने हाथ पैर अच्छे से बुर्के के अंदर छुपा कर रखना। उद्धरण। अरुण ने जीप की रफ्तार धीमी कर ली। सड़क पर खड़े आदमी ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो अरुण ने जीप उसके सामने रोक दी। उसने अरबी भाषा में अरुण से पूछा कि वो किसको लेकर जा रहा है। अरुण ने उसी भाषा में जवाब दिया कि वो तीनों उसकी पत्नी हैं। आदमी ने हंसते हुए अपने एक साथी को बुलाया और उससे कहा कि ये कोई नर्म दिल का आदमी है जो तीनों पत्नियों को घुमाने निकला है। दूसरे आदमी ने घूरकर अरुण को देखा, तीनों को एक साथ लेकर किधर जाता? अरुण ने जवाब दिया, अल्लाह का करम है बिरादर, पहली बेगम को जुड़वा औलाद हुई है, तीनों को उसका और बच्चों का खिदमत करने लेकर जाता। उद्धरण। उस आदमी ने शक भरी नज़र पीछे बैठे 3 बुर्के वालों पर डाली, फिर 2 और आदमियों को बुला लिया। उन चारों ने जीप को घेर लिया। फिर उसने अरुण को चुनौती देते हुए कहा, इनका सूरत दिखाओ तो ही आगे जाएगा। उद्धरण। उन आदमियों को विक्रम और उसके साथियों पर शक हो गया था। क्या इस परिस्थिति से वो जिंदा बचकर निकल पाएंगे?